हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग 2020 50-50 सीरीज़ का ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ लेक्चर 9.2। तो 9.1 में हमने आधी ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स पढ़ ली हैं। अब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हुई थी या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुई थी उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान या उसके बाद क्या सिचुएशन थी वो जान लेते हैं। तो वॉर और उसके बाद में आप देखते हो कि एक्सपोर्ट्स में काफ़ी राइज देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत अच्छी प्रॉफिटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, काफ़ी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं वो लोग। और बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक जो रहता है वो रहता है हमेशा से ही जिनके लिए रहा है, वर्कर्स के लिए। तो वर्कर्स की अभी भी काफ़ी लो वेजेस रहती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि प्रॉफिट्स भी हो रहे होते हैं, एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हो रहे होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, बट वर्कर्स की हालत वैसी की वैसी ही रहती है। उनको लो वेजेस ही मिल रही होती हैं इस टाइम पर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वर्कर्स भी खुश नहीं रहते हैं, डिसकॉन्टेंट रहता है वर्कर्स में। अब उसके बाद आते हैं गांधी जी। तो एमरजेंस ऑफ गांधी आता है उसके बाद, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े स्केल पर नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होती है और जितने भी वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, उनको नेशनल कॉज के लिए मोबिलाइज किया जाता है, वो एम्फेसिस डाला जाता है। तो ये गांधी जी का इम्पैक्ट था। तो बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पर सोशलिज्म जो है उस टाइम पर इंडिया में चल रहा था। और एक नीड यहाँ पर महसूस की गई थी कि वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए ट्रेड यूनियन में। तो यहाँ पर अब ट्रेड यूनियंस की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा झुकाव देखने को मिला था। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ इवेंट्स हुए थे, जैसे कि सोशलिस्ट रिपब्लिक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सोवियत यूनियन में, साथ में कॉमिंटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और ILO का सेटिंग अप यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेटअप होनी स्टार्ट हो गई थी। अब इससे क्या हुआ था, धीरे धीरे वर्किंग क्लास का मूवमेंट इन सब चीज़ों से एनकरेज किया जाने लगा। तो एक नई डायमेंशन दी गई थी वर्किंग क्लास की मूवमेंट्स को इंडिया में। अब आता है AITUC। तो AITUC मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये October 31, 1920 के दौरान फॉर्म हुई थी। लाला लाजपत राय और दीवान चमनलाल के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस साल लाला लाजपत राय ही थे और उनको AITUC का भी फर्स्ट प्रेसिडेंट की तरह ही उनको इलेक्ट किया गया था। और साथ में दीवान चमनलाल भी थे जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम पर। तो लाला लाजपत राय जो है वो ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म के साथ लिंक किया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म के साथ लिंक कर दिया था। ठीक है, तो ये ऐसे फर्स्ट पर्सन थे। अब यहाँ पर इन्होंने कहा था इंपीरियलिज्म एंड मिलिटरिज्म आर द ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म। ये उनकी वर्डिंग्स थी। तो अब उस टाइम क्या हो रहा होता है कि जैसे कांग्रेस काफ़ी अच्छी खासी चल रही होती है, इस्टेब्लिश हो गई होती है। स्वराजस लीडर होते हैं CR दास। वो 3rd और 4th सेशन प्रिजाइड करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। तो यहाँ पर जब गया सेशन होता है कांग्रेस का, उसने ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस को काफ़ी अच्छे से वेलकम किया होता है। एक कमिटी फॉर्म होती है ताकि AITUC को असिस्ट कर पाए। अब CR दास जो है वो एडवोकेट करते हैं कि कांग्रेस को वर्कर्स और पेजेंट्स के भी कॉजेज़ को लेना चाहिए और वर्कर्स और पेजेंट्स के कॉजेज़ के लिए लड़ना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो उन्होंने पेजेंट्स और वर्कर्स को भी इनकॉर्पोरेट किया कि आप भी स्वराज के लिए जो स्ट्रगल है उसमें हमारा साथ दें, अदरवाइज़ ये सब लोग वर्कर्स और पेजेंट जो है वो आइसोलेट हो जाएंगे अदरवाइज वो मूवमेंट से। तो इसीलिए उनको भी जोड़ा गया, वर्कर्स और पेजेंट्स को भी स्वराज मूवमेंट के लिए अपने साथ जोड़ा गया। कुछ और लीडर्स भी आते हैं जो कि AITUC के साथ काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट्स बनाए रखते हैं, जैसे नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, देन CF एंड्रयूज़ थे, JM सेन गुप्ता थे, और भी बहुत सारे, VV गिरी थे, सरोजनी नायडू, तो बहुत सारे और लोग थे जिन्होंने जो जुड़े हुए थे AITUC से। तो स्टार्टिंग में AITUC जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक आइडियाज़ से थोड़ी सी इन्फ्लुएंस थी, जो ब्रिटिश लेबर पार्टी के कुछ आइडियाज़ से, सोशल डेमोक्रेटिक आइडियाज़, उनसे थोड़ी सी इन्फ्लुएंस थी। फिर गांधीयन फिलॉसफी आ गई कि नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप पे जाएंगे, क्लास कोलैबोरेशन करेंगे। ठीक है,
तो इसका भी अब मूवमेंट पे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था। तो बेसिकली गांधी जी की फ़िलॉसफी आ गई थी जो कि इन्फ्लुएंस बनाने लगी थी अब मूवमेंट पे। तो गांधी जी ने और हेल्प किया ताकि ये आपको याद होगा 1918 का ये अहमदाबाद, आपको याद होनी चाहिए ये चीज़ें। इनफैक्ट यूपीएससी अब पूछ लेता है, ईयर के हिसाब से भी पूछ लेता है कि पहले कौन सा हुआ था उसके बाद कौन सा हुआ था। तो 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ये हुई थी। तो गांधी जी ने ये हेल्प किया था ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज करने में, और प्रोटेस्ट हुआ था काफ़ी, और जिसमें काफ़ी अच्छी खासी वेज हाइक भी उन्होंने ले ली थी। अराउंड आप कह सकते हो 27.5% की वेज हाइक यहाँ पर लोगों को मिल गई थी, वर्कर्स को। ठीक है, उसके बाद जब आर्बिट्रेटर आते हैं तो वो एक अवार्ड मिलता है उनको, आर्बिट्रेटर्स अवार्ड, उसके द्वारा 35% रेज हो जाती है। बट ये जो अभी आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था और गांधीयन फिलॉसफी अब यहाँ पर इन्फ्लुएंस थी। नेक्स्ट ये सेम चीज़ जो गांधी जी की मैंने आपको बताई, सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई। अब ट्रेड यूनियन एक्ट आती है 1926 की। ट्रेड यूनियन एक्ट जो होती है 1926 की, इसके कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, इसने क्या क्या काम किए थे। सबसे पहली चीज़, उन्होंने ट्रेड यूनियंस को लीगलाइज कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया सबसे पहले कि ये लीगल एसोसिएशंस हैं, तो इस वजह से ट्रेड यूनियंस लीगलाइज हो गई, सबसे पहली चीज़। नेक्स्ट चीज़ है कि जब भी आप ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ करते हो तो उसके आपने लीगलाइज तो कर दिया, तो उसका कुछ रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ रेगुलेशन होंगे उनके, तो वहाँ पर कंडीशंस बता दी गई थी कि आपको ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन वगैरह किस तरीके से चलेंगे, वो कंडीशंस ले डाउन कर दी गई थी। साथ में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके की ही इम्यूनिटी ट्रेड यूनियंस के लिए सिक्योर कर ली गई थी, लेजिटिमेट एक्टिविटीज़ के लिए। ये नहीं कि आप किसी का मर्डर कराओगे और उसके लिए आपको सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो चीज़ नहीं थी। कि ट्रेड यूनियंस को बेसिकली कि लेजिटिमेट एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो उससे प्रोसिक्यूशन से आपको सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही थी जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, तो ऐसे पूरी तरीके से नहीं कि ये लोग हम पर मेहरबान हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद आते हैं सोशलिस्ट मूवमेंट्स पर, जो कि लेट 1920s की ये मूवमेंट होती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस रहता है इन मूवमेंट पर, और जिसकी वजह से ये मिलिटेंट और रेवोल्यूशनरी कंटेंट इसमें रहता है। तो ये मूवमेंट आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस की वजह से उस पाथ पर आगे बढ़ती है। तो 1920 से स्टार्ट होती है, फिर आता है 1928 में। 1928 का टाइम होता है जहाँ पर एक 6 मंथ लॉन्ग स्ट्राइक रहती है, 6 महीने की। ये बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में स्ट्राइक हो रही होती है, जिसको लीड करते हैं गिरनी कामगार यूनियन। ठीक है, तो ये पूरा जो साल रहता है 1928 का, इसने बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट देखा होता है। ठीक है, तो ये पीरियड में और भी बहुत सारे कम्युनिस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनके बहुत फेमस लीडर्स होते हैं, जैसे कि ऐसे डांगे एंड देन मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, सोहन सिंह जोशी, ये सब होते हैं जो कि इनके लीडर्स रहते हैं। तो इन अलग अलग कम्युनिस्ट ग्रुप के लीडर्स को भी देखने मिलते हैं हमें यहाँ पर। अब ट्रेड यूनियन मूवमेंट की भी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ती जाती है, एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कंटेंट में बढ़ती है, तो ये मिलिट्री एंड रेवोल्यूशनरी कंटेंट में बढ़ रही होती है, राइट। तो यहाँ पर हो क्या रहा होता है कि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस यहाँ पर आप कह सकते हो कि ज़्यादा रहता है, एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है इन सोशलिस्ट मूवमेंट्स पर। तो ये क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो जितने भी लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शंस होती है उसको भी रिस्टोर कर देती है। फिर पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस पास होता है 1929 का, ठीक है, जिसमें क्या होता है बेसिकली कि 1929 में ये पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस पास होता है। उसके बाद फिर ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट भी पास होता है। तो ये जैसे आप कह सकते हो पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस प्लस ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ये दोनों पास होते हैं 1929 में। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गया या फिर कंसल्टेशन बोर्ड हो गया, इनके अपॉइंटमेंट में
इनका अपॉइंटमेंट कंपलसरी कर देता है, ठीक है, कि आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को अगर सेटल करना है आपको यहीं पर जाना पड़ेगा। तो अभी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो कि इंक्वायरी एंड कंसल्टेशन बोर्ड मैंडेटरी कर दिए गए थे कि अगर आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटल करना है आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद जितनी भी ये स्ट्राइक हो रही हैं जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में हो रही हैं, जैसे कि पोस्ट हो गया, रेलवेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हो गया। तो आप पहले से बताए बिना अगर आप स्ट्राइक पर बैठ जाते हो, वो चीज़ बंद कर दी गई थी, मना कर दी गई थी, तो इलीगल कर दिया गया था बेसिकली उसको। तो कोई भी स्ट्राइक ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में विदाउट प्रायर इंटीमेशन, ठीक है, इंटीमेशन कि मतलब पहले से आप बता नहीं रहे और आपने सीधा स्ट्राइक कर दी, वो चीज़ नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल कि अगर एक इंडिविजुअल या वर्कर एक स्ट्राइक पे जा रहा है और अगर 1 महीने का एडवांस नोटिस देता है एडमिनिस्ट्रेशन को, तब उस केस में वो स्ट्राइक हो सकती है। तो ये कह दिया गया था यहाँ पर। साथ में कोई भी अगर ऐसी ट्रेड यूनियन एक्टिविटी है जो कि ज़बरदस्ती के नेचर की है, या फिर आप कह सकते हो कि प्योरली पॉलिटिकल नेचर की है, या सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स हैं, तो उन सारी ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ को भी मना कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ट्रेड यूनियन एक्टिविटी जो कि कोर्सिव या फिर प्योरली पॉलिटिकल नेचर की थी उनको मना किया गया। उसके बाद आता है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। 1929 का ये केस होता है जिसमें 31 लेबर लीडर्स भी अरेस्ट किए जाते हैं, जिसमें मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, इनको भी कन्विक्ट किया जाता है, जिनका मैंने अभी आपको इनके बारे में बताया। यहाँ पर सोशलिस्ट मूवमेंट जो चल रही होती है 1920s की, जिन पे कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस होता है, मिलिट्री रेवोल्यूशनरीज एंड देन एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस भी होता है, तो ये लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, कन्विक्ट कर लिया गया मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में। तो मार्च 1929 की बात होती है जब गवर्नमेंट ये 31 लेबर लीडर्स को ऑर्गेनाइज कर लेती है और 3.5 साल के ट्रायल के लिए इनको भेज देती है। तो ये कुछ लोग होते हैं, कुछ फेमस लीडर्स होते हैं। अब ये ट्रायल जो है वो पूरी वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी पाता है और वर्किंग क्लास मूवमेंट जो है इसकी वजह से काफ़ी वीक हो जाती है। तो ये केस को काफ़ी पब्लिसिटी मिलती है, बट अगेन पब्लिसिटी का एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वर्किंग क्लास मूवमेंट और ज़्यादा वीक हो गई। उसके बाद कुछ वर्कर्स आते हैं, जैसे 2 वर्कर्स जो है 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान क्या क्या हुआ था वो इन पॉइंटर्स में मेंशन्ड है। तो 1930 में वर्किंग क्लास पार्टिसिपेट करती है, काफ़ी वाइड स्केल पे पार्टिसिपेशन रहता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। उसके बाद 1931 में ये जो वर्किंग क्लास के द्वारा जो पार्टिसिपेशन चल रहा था उसमें काफ़ी डिप देखा जाता है, क्योंकि जो स्प्लिट हो गया था, ठीक है, उसकी वजह से एक ये डिप देखा जाता है। तो वर्किंग क्लास मूवमेंट धीरे धीरे टूटने लगती है, जिसमें ये जो स्प्लिट हुआ था 1931 का, जहाँ पर कॉर्पोरेटिव ट्रेंड चल रहा था NM जोशी के द्वारा, वो AITUC से ब्रेक हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि NM जोशी को भी अपनी एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनानी होती है। इसी वजह से वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये समझना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने के लिए ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। तो ये कॉर्पोरेटिस्ट ट्रेंड जो है ये लीड कर रहे थे NM जोशी टू फॉर्म AITUF। लेफ्टिस्ट ने अभी भी ये लोग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे थे। अब 1935 का टाइम होता है, कम्युनिस्ट दोबारा से AITUC ज्वाइन करते हैं। अब जो लेफ़्ट फ्रंट है उसमें क्या होता है, कम्युनिस्ट होते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट होते हैं, लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट होते हैं, जैसे कि नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, सब लोग यहाँ पर होते हैं। तो आइडियोलॉजिकल डिवाइड ज़रूर होता है, पर दोबारा से यहाँ पर कम्युनिस्ट रीजॉइन करते हैं। उसके बाद AITUC कांग्रेस कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती है 1937 इलेक्शंस में, क्योंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, कांग्रेस कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती है। तो ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के अंदर क्या चलता है वो चीज़ हम देख रहे हैं। अब कांग्रेस गवर्नमेंट जितनी भी प्रोविंसेस में रहती है वो बेसिकली ट्रेड यूनियन एक्टिविटी जितनी भी रहती है तो वहाँ पर दे गेव अ फिलिप। कहने का मतलब है और ज़्यादा एडवोकेट किया जाता है या बढ़ावा दिया जाता है या फिर उसको और आगे बढ़ाया जाता है। और साथ में जितने भी वर्कर्स हमारे थे उनकी डिमांड्स के लिए भी सिंपैथेटिक रहते हैं एंड बहुत सारे लेजिस्लेशंस फिर पास होते हैं
आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे लेजिस्लेशन पास किए जाते हैं जो कि वर्कर्स के लिए काफ़ी फेवरेबल रहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या चीज़ आती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमने देख लिया, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का देखेंगे। तो इनिशियली क्या होता है, वर्कर्स जो हैं वो वॉर को अपोज कर रहे होते हैं, बट 1941 के बाद जब रशिया वॉर को ज्वाइन करता है अपने अलाइज के बिहाफ पे, तो कम्युनिस्ट जो है उस वॉर को पीपल्स वॉर डिस्क्राइब करते हैं और उसको सपोर्ट भी कर देते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता है, हाउएवर वो RIN म्यूटिनी को ज़रूर सपोर्ट करते हैं। तो कम्युनिस्ट जितने भी थे वो क्विट इंडिया मूवमेंट से पीछे हट जाते हैं, उसको सपोर्ट नहीं देते हैं। और एक इंडस्ट्रियल पीस की पॉलिसी जो है वो कम्युनिस्ट के द्वारा एडवोकेट की जाती है। अब एक पीरियड आता है 1945 से लेकर के 1947 का, जिसमें वर्कर्स जो है वो काफ़ी एक्टिवली पोस्ट वॉर नेशनल अपसर्जेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अब 1945 में क्या होता है कि जितने भी बॉम्बे कैलकाटा के जो डॉक वर्कर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग ये शिप्स वगैरह को लोड नहीं करेंगे, और ये जितने भी वॉरियर ट्रूप्स के जो सप्लाईज़ हैं, ये सप्लाईज़ हम लोग इंडोनेशिया में वॉरियर ट्रूप्स के पास ले जाएंगे, बेसिकली ये बात हो रही थी। अब 1946 का टाइम होता है जहाँ पर वर्कर्स जो है एक स्ट्राइक पे चले जाते हैं नेवल रेटिंग्स के सपोर्ट में। वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं नेवल रेटिंग्स के सपोर्ट में। अब जो लास्ट ईयर होता है फॉरेन रूल का, यहाँ पर बहुत सारी स्ट्राइक्स देखी जाती हैं वर्कर्स के द्वारा, जितने भी ये पोस्ट रेलवेज़ और बहुत सारे ये जो बेसिकली पब्लिक यूटिलिटी आप कह सकते हो, और जो अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट है उनके जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर लास्ट ईयर ऑफ फॉरेन रूल में ये काफ़ी बड़ी स्ट्राइक देखी जाती है। ठीक है, तो ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यही चीज़ चल रही होती है। अब आते हैं हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में। इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है, वर्किंग क्लास मूवमेंट जो है वो पोलराइज कर दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो कि आज भी प्रेवलेंट है। ठीक है, तो बस यही था आपका पूरा लेक्चर ऑन ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स पर। नेक्स्ट हम लोग पेजेंट मूवमेंट्स पढ़ेंगे। प्लीज़ पेजेंट मूवमेंट्स भी ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हो गई, ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, पेजेंट मूवमेंट्स हैं, प्लीज़ करके जाना। ये टॉपिक्स मत छोड़ना, इसको आपको लगे 2-3 बार वीडियो देखो, बार बार रिवाइज करो, उसको सुनना है खाली सुन लो, बट ये चीज़ आपको बार बार करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्सो दिस आर वेबसाइट synopsisis.in। स्पेशल कोर्सेज में जाओगे आप 2020 एंड 50-50 सीरीज़ में, तो यहाँ पर आपको जो भी डिटेल चाहिए कोर्स के हिसाब से वो आपको सारी मिल जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ना टॉपिक लिस्ट मिल जाएगी, तो जो भी अगर लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं अगर टॉपिक्स, तो ये टॉपिक लिस्ट यहाँ पर है, वो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अभी टाइम तो देखो बहुत कम है, तो अभी खुद से तो क्या ही प्रिपेयर करोगे, जो है वो रिवाइज़ कर लो, या तो अगर खुद के नोट्स ये बनाए हैं रिवाइज़ कर लो, अदरवाइज़ ये परचेज़ भी करना चाहो कर सकते हो। आपको लगता है खुद कर सकते हो, कम टाइम है कर लेना, अगर लगता है नहीं कर पाओगे तो परचेज़ भी कर सकते हो, फटाफट से करना। और ऑल दो प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अपने हिसाब से ये चीज़ आप देख लेना। ठीक है, और एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पर हम लोग थर्ड टॉपिक आप देखोगे इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पॉलिसीज़, उसमें हम लोग ट्रेड यूनियन मूवमेंट पढ़ा है, अभी हम पेजेंट रिवोल्ट पढ़ेंगे। ट्राइबल एंड सिविल अपराइजिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख लेना। ये वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है ये ज़रूर कर जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल सारे इंपॉर्टेंट है, करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वेबसाइट पर जाके कॉल कर लेना, पूछ लेना।